नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सारांश कंपटीशन क्लासेस के एकेडमी में कि द्वंद्व कहां तक पाला जाए, युद्ध कहां तक टाला जाए, तू भी है राणा का वंशज फेंक जहां तक भाला जाए। तो प्यारे मित्रों, आज हो चुका है पेपर अपना कृषि पर्यवेक्षक का। और प्यारे मित्रों, यहां से अपन डिस्कस करेंगे कि आपके कृषि पर्यवेक्षक वाले पेपर के अंदर जीके के प्रश्न किस प्रकार के रहे हैं। तो थोड़ी सी अपन यहां से देखना चाहिए मित्रों कि आपका जो जीके का पेपर रहा वो बिल्कुल लेवल का रहा है, ज्यादा ना तो इजी है न ज्यादा टफ है, मतलब आपके लेवल का प्रश्न रहा मित्रों। तो अपन चर्चा करेंगे कि आपके जो कृषि पर्यवेक्षक एग्जाम के अंदर जीके के प्रश्न कौन कौन से हैं और इनके बिल्कुल राइट 101% जो आंसर रहने वाले हैं वो क्या रहेंगे। तो देखिए मित्रों, शुरुआत करते हैं जीके के प्रश्नों की। तो सबसे पहला प्रश्न आपका कि राजस्थानी भाषा में साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2023 प्राप्त किसने किया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कौन सा, देवीलाल महिया। अगला प्रश्न है कि बिश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक कौन माने गए हैं। तो बिश्नोई संप्रदाय के जो प्रवर्तक माने जाते हैं ये है जंबेश्वर जी। कौन है, जंबेश्वर जी महाराज। अगला प्रश्न आपका कौन सा कि राजस्थान में किस क्षेत्र में सुंदर कांति जोशी पुरस्कार दिया जाता है। तो राजस्थान का जो आपका क्षेत्र कौन सा, महिला क्रिकेट है, इसके अंदर मित्रों आपका कौन सा पुरस्कार दिया जाता है। तो पुरस्कार आता है आपका कौन सा, सुंदर कांति जोशी। कौन सा, सुंदर कांति जोशी पुरस्कार आपका महिला क्रिकेट से संबंधित आता है। अब अगला प्रश्न है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। सूची 1 के अंदर आपके नदी का नाम है और सूची 2 के अंदर आपके नदियों के अन्य नाम या दूसरे नाम आपको सुमेलित करना है। सबसे पहले नदी है गग्गर नदी। कौन सी, गग्गर नदी। और इसका आपका जो दूसरा नाम मिला पेपर के अंदर वो कौन सा मिला आपको, मृत नदी। कौन सी नदी, मृत नदी। अगला है चम्बल नदी, इसका मिला आपको कामधेनु नदी। अगला है माही नदी, इसका मिला वागड़ की गंगा। कौन सी, वागड़ की गंगा जो आपके उल्टे यू आकार में। अगली है लूणी नदी जिसका आपको उपनाम मिला लवण जल नदी। कौन सी, लवण जल नदी। अगला प्रश्न है प्यारे मित्रों कि भारत के टाइगर मैन के नाम से कौन जाने जाते हैं, यानी भारत में टाइगर मैन के नाम से कौन जाने जाते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा आपका कौन सा, कैलाश सांकला। कौन सा, कैलाश सांकला, जिन्हें बोलते हैं टाइगर मैन ऑफ इंडिया। उसके अलावा बात करें कि आपके जो पानी वाले बाबा कहलाते हैं वो कहलाते हैं राजेंद्र राव राठौड़। कौन से कहलाते हैं, राजेंद्र सिंह राठौड़। जबकि बात करें कि आपके बरसात के देवता कहलाते हैं मामा देव और बरसात की देवी कहलाती है आपकी कौन सी, रूपा दे, जो आपके किसकी, मल्लेनाथ जी की पत्नी है। अब अगला प्रश्न है कि जैसलमेर में 5 मंजिला पटवा हवेली किसने बनवाई, या जैसलमेर के अंदर जो आपकी कौन सी, आपकी स्वर्ण नगरी। कौन सी, स्वर्ण नगरी जैसलमेर में 5 मंजिला पटवा हवेली किसने बनवाई। तो ये बनवाई थी प्यारे मित्रों आपके किसने, गुमान चंद बापना ने। किसने बनवाई, गुमान चंद बापना ने। और जानकारी के लिए बता दूं मित्रों कि गुमान चंद बापना ने अपने 5 पुत्रों के लिए, कितने, 5 पुत्रों के लिए इस 5 मंजिला पटवा हवेली का निर्माण जैसलमेर में करवाया था। अगला प्रश्न है कि केसरी सिंह बारट का जन्म कहां पर हुआ। प्रश्न क्या है कि केसरी सिंह बारट का जन्म कहां पे हुआ। तो राजस्थान के मोस्ट पॉपुलर प्रश्न आपके कौन से, आपके केसरी सिंह बारट और इनका जो संपूर्ण परिवार है ये आपके मित्रों किसमें, क्रांति के अंदर शहीद होने वाला। अब यहां से बात करें कि केसरी सिंह बारट इनका जन्म ये हुआ था प्यारे मित्रों देवपुरा गांव शाहपुरा में। और आपके ऑप्शन में क्या था, शाहपुरा। कौन सा था, शाहपुरा, यानी देवपुरा गांव शाहपुरा में इनका जन्म हुआ था। और जन्म हुआ था 21 नवंबर 1872 में। इन्हें बोला जाता है राजस्थान केसरी। क्या बोलते हैं, राजस्थान केसरी। और इन्होंने एक बेहद ही सराहनीय कार्य किया था केसरी सिंह बारट जी ने कि 1903 में एक आपके लिखे थे चेतावनीरा चुंगठे। क्या लिखे थे, चेतावनीरा चुंगठे लिखे थे, जिसके अंदर इनके 13 सोरठे शामिल है। कितने, 13 सोरठे शामिल है जो आपके डींगल भाषा के अंदर है। किस भाषा के अंदर, डींगल भाषा के अंदर है। और बात करें कि इन्होंने 1903 के अंदर मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह को दिल्ली दरबार में जाने से रोका था। और कितने सोरठे लिखे थे, 13 सोरठे लिखे थे। कौन सी भाषा में, डींगल भाषा में लिखे थे भाई। चलिए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। और इसके अंदर क्या, इधर आपका बांध है और इधर आपका कौन सा,
कि यह जो बांध है ये किस नदी पे बना हुआ। तो प्यारे मित्रों आपका प्रश्न इस प्रकार था, देखिए भाई, है ना। तो पहला ऑप्शन था इसमें कि बीसलपुर बांध, यानी प्रश्न है कि बीसलपुर बांध कौन सी नदी पे बना हुआ है। तो इसका राइट आंसर क्या था आपका, बनास नदी। कौन सी, बनास नदी। अगला है अरवार बांध, कौन सा, अरवार बांध, ये बना हुआ आपकी कौन सी, खारी नदी पे। अगला है जवार सागर बांध, कौन सा, जवार सागर बांध, ये बना आपकी चंबल नदी पे। अगला है मेजा बांध, कौन सा, मेजा बांध, कोठार नदी पे। और बहुत बार प्यारे मित्रों में क्लास में ऑफलाइन भी बताता रहता हूं कि आपकी जो एक सभ्यता है जो 5000 वर्ष पुरानी, कितनी, 5000 वर्ष पुरानी सभ्यता है, जिसका नाम है बागोर की सभ्यता, जो पशुपालन के लिए प्रसिद्ध है। और बात करें कि बागोर की सभ्यता भीलवाड़ा जिले में स्थित है, और भीलवाड़ा आपकी कोठारी नदी पे, किस पे, यानी भीलवाड़ा आपका कोठारी नदी के किनारे स्थित है, और कोठारी नदी पे आपका मेजा बांध बना हुआ। कौन सा बांध, मेजा बांध बना हुआ, यानी आपका मेजा बांध ये कौन सी नदी पे है, कोठारी नदी पे स्थित है। तो बिल्कुल प्यारे मित्रों मैं आपके जो आंसर है उनको सामने लिखे यहाँ पे पहले प्रेजेंट कर रहा हूं, और बिल्कुल अपने जो आंसर रहेंगे मित्रों 101% राइट आंसर अपने रहने वाले। अगला आपका प्रश्न है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान कीजिए। इधर आपके राजस्थान के मंदिर है भाई, क्या है, राजस्थान के मंदिर है, और इधर आपके राजवंश यानी निम्न में से जो मंदिर है इसका निर्माण किस राजवंश ने करवाया। तो देखिए प्यारे मित्रों सबसे पहला ऑप्शन, सबसे पहला आपका मंदिर है अचलगढ़ का, कौन सा, अचलगढ़ का। तो बात करें किसका निर्माण करवाया था, परमार राजवंश के शासकों ने, किन्होंने, परमार राजवंश के शासकों ने अचलगढ़ का निर्माण करवाया था। अगला है दिलवाड़ा, कौन से, दिलवाड़ा के मंदिर, और इनका जो निर्माण हुआ है ये आपके गुर्जर प्रतिहार राजवंश, जिनकी एक शैली आती है, और शैली का नाम आपकी महामारू शैली, कौन सी, महामारू शैली आपकी किनकी है, गुर्जर प्रतिहार राजवंश की। अगला है आपके एकलिंगनाथ जी, और इनका निर्माण करवाया था मंदिर का किसने, मेवाड़ के शासकों ने। किस, कहां के, मेवाड़ के शासकों ने आपके एकलिंगनाथ जी के मंदिर का निर्माण करवाया था, और निर्माण करवाया था बप्पा रावल ने। किसने करवाया था, बप्पा रावल ने एकलिंग जी के मंदिर का निर्माण करवाया था। अगला है महावीर जैन मंदिर, और इनका निर्माण करवाया था चालुक्य शासकों ने। किन्होंने करवाया था, चालुक्य शासकों ने महावीर जैन मंदिर का निर्माण करवाया था। ओके प्यारे मित्रों, अब ये से बात करते हैं, और अपन अगला प्रश्न है कि जैसलमेर का गुंडा राज पुस्तक किसने लिखी है। तो इस पुस्तक के जो लेखक आपके वो कौन से होंगे, सागरमल गोपा। अगला प्रश्न है कि राजस्थान का कौन सा शहर मेहंदी के लिए प्रसिद्ध है, या मेहंदी नगर कहलाता है। तो प्यारे मित्रों ये बहुत आपके इजी सा हलवा सा प्रश्न है, और इसका राइट आंसर कौन सा होगा आपका, सोजत, जो आपका कहां पे पड़ता है, पाली के अंदर। कहां के अंदर, पाली के अंदर। यहां से बात करें पहले जी उड़ो कि आपकी जो विश्व भर में मेहंदी प्रसिद्ध है वो कौन सी आपकी मेहंदी प्रसिद्ध है, सोजत पाली की। जबकि बात करें कि लाल सुर्ख मेहंदी, कौन सी, लाल सुर्ख मेहंदी कहां की प्रसिद्ध है। तो यह मेहंदी प्यारे जीवड़ो प्रसिद्ध आपकी गिलोंड राजसमंद की। कहां की है, गिलोंड राजसमंद की आपकी कौन सी, लाल सुर्ख मेहंदी प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न आपका 12वां प्रश्न, वो प्रश्न इस प्रकार है कि सूची प्रथम और सूची सेकंड मिलान करना प्यारे मित्रों। मिलान वाले जीके के प्रश्न आपके ज्यादा है। अब यहां से देखें कि इधर आपके किले का नाम है, और इधर आपका किले का निर्माण करता, ठीक है भाई। तो सबसे पहला ऑप्शन आपका जालोर का किला, कौन सा, जालोर किला। तो निर्माणकर्ता में आएगा कौन सा आपका, नागाभट्ट। कौन सा भट्ट, नागाभट्ट। अगला किला है सोजत का किला, इसका निर्माण करवाया निम्बा ने। किसने करवाया, निम्बा ने करवाया। अगला किला है सिवाना का दुर्ग, और निर्माण करवाया वीर नारायण पवार ने। किसने करवाया, वीर नारायण पवार ने करवाया। और बात करें पहले जी उड़ो कि सिवाना के दुर्ग के अंदर आपकी कुमट की झाड़ी की दिखता है, इसलिए इस दुर्ग को बोला जाता है आपका कौन सा, सिवाना के दुर्ग को बोलते हैं आपके कुमट दुर्ग। और बात करें कि जालोर दुर्ग की कुंजी भी कौन सा कहलाता है आपका, सिवाना का दुर्ग, जहां पे आपके अलाउद्दीन खिलजी ने 1308 में आक्रमण किया था भाई, है ना, जहां पे आपके सातल देव चौहान वीरगति को प्राप्त हुए थे। अगला आपका कौन सा है, आपका सोनारगढ़ का किला या सोनार का किला, इसका निर्माण करवाया था जैसल भाटी ने। अगला प्रश्न है 13वां प्रश्न, सूची प्रथम को सूची सेकंड से मिलान कीजिए। और बात करें कि सूची प्रथम में आपके स्वतंत्रता सेनानी है, और सूची सेकंड में आपके ये जो स्वतंत्रता सेनानी है इसका स्थान है।
यानी इनका संबंध बताना। और यहाँ पे प्यारे जीवड़ो ये जो प्रश्न आया काफी लेवल का प्रश्न है, इसमें से बहुत सारी महिलाएं ऐसी होगी जिनका नाम बच्चों ने शायद पहली बार एग्जाम में जाके देखा होगा, लेकिन यहां से अपन करेक्ट बात करें कि आंसर क्या होने वाला है, तो स्वतंत्रता सेनानी महिलाओं के नाम है और इनका संबंध बताना। सबसे पहले है आपकी कौन सी, कुमान कुसुम गुप्ता। कौन सा, कुमान कुसुम गुप्ता। इनका संबंध आता है भाई कोटा से। कहां से आता है, कोटा से। अगला आपका ऑप्शन है लक्ष्मी देवी आचार्य। कौन सा, लक्ष्मी देवी आचार्य। इनका संबंध आता है बीकानेर से। कहां से आता है, बीकानेर से। अगली महिला है भगवती देवी। इनका संबंध आता है राइट बिल्कुल उदयपुर से। अगली महिला है सावित्री देवी भाटी। कौन सी भाटी, सावित्री देवी भाटी, जिनका संबंध आता है जोधपुर से। कहां से, जोधपुर से संबंध आता है। तो कुमान कुसुम गुप्ता का आता है कोटा से, लक्ष्मी देवी आचार्य का आता है बीकानेर से, भगवती देवी का आता है उदयपुर से, सावित्री देवी भाटी का संबंध आता है जोधपुर से। अगला प्रश्न है प्यारे जीवड़ो कि कौन सा स्थान राजस्थान में पशुपालन का सबसे प्राचीन प्रमाण देता है। तो मैंने पहले भी बताया था कि राजस्थान का ऐसा कौन सा स्थान है या ऐसी कौन सी सभ्यता है जो पशुपालन का प्राचीनतम उल्लेख देती है। तो राइट आंसर होगा प्यारे जीवड़ो कौन सा, बागोर की सभ्यता। बात करें कि बागोर की सभ्यता से 5000 वर्ष पुराने, कितने, 5000 वर्ष पुराने पशुपालन के साक्ष्य मिले। क्या मिले हैं, पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। और बात करें कि जो बागोर की सभ्यता आपकी, इसका जो उत्खनन कार्य किया गया मित्रों, ये उत्खनन कार्य टीले से किया गया है। किससे किया गया है, टीले से किया गया है, जिस टीले का नाम है महासतियों का टीला। कौन सा, महासतियों के टीले से इस बागोर की सभ्यता का उत्खनन कार्य किया गया। अगला प्रश्न है कि संगीत के जयपुर घराने से संबंधित है, यानी आपका जो संगीत घराना है जयपुर, इससे संबंधित आपके कलाकार कौन से थे। तो ऑप्शन में जो आपके कौन से, मल्लिकार्जुन मंसूर है, ये आपका राइट आंसर था। अगला प्रश्न है प्यारे जीवड़ो कि अंबिका दत्त व्यास द्वारा लिखित पुस्तक नहीं है, यानी पुस्तक या ग्रंथ नहीं है, किसके द्वारा, अंबिका दत्त व्यास द्वारा लिखित ग्रंथ या पुस्तक नहीं है। तो सबसे पहला ऑप्शन है ललिता, बिल्कुल इनका है। पवन पचासा, बिल्कुल इनका है। अगला आपका कौन सा, बिहारी बिहार, बिल्कुल इनका है। लेकिन आपका जो प्यारे जीवड़ो ये विजयपाल रासो है, इसके लेखक आपकी कौन से है, कवि नल सिंह है। कौन से, कवि नल सिंह है। और बात करें कि ये कवि नल सिंह आपके विजयपाल जो शासक था आपका करौली का, कहां का, करौली का शासक था विजयपाल है, इसकी जानकारी देता है कौन सा, विजयपाल रासो। तो निम्न में से आपका जो प्रश्न है कि अंबिका दत्त व्यास द्वारा लिखित पुस्तक कौन सी नहीं है, तो कौन सी नहीं है आपकी, विजयपाल रासो नहीं है। अगला प्रश्न है प्यारे जीवड़ो कि उदयपुर की लड़ाई, ये बिल्कुल भाई साहब बहुत खतरनाक वाला, और बच्चे इसका अनुमान लगा भी नहीं सकते थे कि प्रश्न कैसे कहां से पूछ लिया। तो बिल्कुल छोटी सी जगह पे ये आया था, जिक्र हुआ था, लेकिन कोई भी इस पे फोकस नहीं करता प्यारे मित्रों। और आपका प्रश्न था कि उदयपुर की लड़ाई या उदयपुर का युद्ध कब हुआ, तो इसका जो बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है, ये राइट आंसर रहेगा 1680। क्या रहेगा, 1680 रहेगा। अब यहाँ पे मामला क्या हुआ था, मामला ऐसा था कि आपके राज सिंह, महाराणा राज सिंह उदयपुर के, और आपके कौन से उधर औरंगजेब, कौन से, औरंगजेब। तो मामला ऐसा हुआ था कि आपके राज सिंह औरंगजेब के मध्य पहले तो मित्रता थी, लेकिन बाद के समय में कुछ कारणों की वजह से इन दोनों में अनबन हो जाती है। क्या हो जाती है, अनबन हो जाती है, जिसमें बहुत सारे कारण आता है। आपके चारोमती विवाद है ना, यानी लड़की पसंद आती थी औरंगजेब को और उसके साथ ब्याह कर लेता था या भगा के ले जाता था, कौन सा, राज सिंह। उसके अलावा राज सिंह ने भाई साहब आपके कौन से, यानी आपके एक तो दुर्गादास राठौड़, उनके जो साथ में थे कौन से, आपके अमर सिंह, कौन से, यानी एक तो आपके दुर्गादास राठौड़, और इनके साथ में भाई साहब आपके कौन से, वो जो आपका जसवंत सिंह का पुत्र था ना, कौन सा, अजीत सिंह, कौन सा, अजीत सिंह। इन दोनों को भाई साहब क्या किया था इसने, इस राज सिंह ने भाई साहब औरंगजेब के खिलाफ केलवा की जागीर भेंट की थी। क्या की थी, केलवा की जागीर भेंट की थी। तो यहां से बात करेगी जैसे इतना कुछ इनमें दुश्मनी हुई और होने के बाद में औरंगजेब ने भाई साहब किसका, राज सिंह का पीछा करवाने के लिए अपने एक सेनापति को भेज दिया। उस सेनापति का नाम था हसन खां मेवाती। जब हसन खां मेवाती ने आपके राज सिंह का
जैसे विरोध किया या इसके विरुद्ध आक्रमण किया तो राज सिंह आपके जंगलों में चले जाते हैं। कहां पे? जंगलों में चले जाते हैं। और वहीं आपकी ये जो लड़ाई होती है, इस लड़ाई को क्या बोलते हैं? उदयपुर की लड़ाई बोला जाता है। और 1680 के अंदर आपके राज सिंह की मृत्यु हो गई थी, है ना। तो ऐसा मामला था किसके साथ? राज सिंह के साथ। तो उदयपुर की लड़ाई ये कब हुई थी? 1680। और संबंध किससे आता? आपके राज सिंह से आता है। और किसके खिलाफ? औरंगजेब के खिलाफ हुई थी भाई। चलो अगला प्रश्न आपका कौन सा? कि हॉल ऑफ हीरोज, कौन सा? हॉल ऑफ हीरोज जोधपुर के किस बाग में स्थित है? तो इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा आपका कौन सा? मंडोर के बाग। कौन से? मंडोर के बाग। अगला प्रश्न है कि कौन सी रचना महाराणा कुंभा द्वारा रचित नहीं है? आपके पास चार ऑप्शन थे कि निम्न में से कौन सी रचना महाराणा कुंभा द्वारा रचित नहीं है। तो प्यारे मित्रों, बच्चों को भ्रमित करने के लिए एग्जामिनर बहुत दिमागदार होता है, उसने भ्रमित करने के लिए थोड़ा सा ऑप्शन को क्या कर दिया? ऊपर नीचे कर दिया और मामला थोड़ा सा तत्सम तद्भव वाला कर दिया भाई। तो उसने क्या किया कि सबसे पहला जो आपका ऑप्शन डाला वो डाला सुधा प्रबंध। क्या डाला? सुधा प्रबंध, जो भाई साहब आपका कौन सा कहलाता है? सूड प्रबंध। आप सुधा प्रबंध बोल दो या सूड प्रबंध बोल दो, बात एक ही है। उसने कंफ्यूज कैसे किया बच्चों को कि सूड प्रबंध ने डालकर क्या डाल दिया? सुधा प्रबंध ऑप्शन में डाल दिया। बिल्कुल राइट है। ये किसकी रचना? आपके महाराणा कुंभा की रचना। ठीक है। अगला आपका कौन सा? संगीत रत्नाकर, बिल्कुल महाराणा कुंभा का है। अगला है संगीत राज। भाई साहब सबसे इंपोर्टेंट महाराणा किसका? कुंभा का ग्रंथ। ये आपके संगीत के ऊपर सबसे महान ग्रंथ माना जाता है महाराणा कुंभा का। और ये संगीत राज आपका 5 भागों में विभाजित है। कितने भागों में? 5 भागों में विभाजित है। और बात करें प्यारे मित्रों, एक इनका चौथा ग्रंथ आता कौन सा? आपका संगीत मीमांसा। कौन सा था? संगीत मीमांसा। लेकिन भाई साहब इसने थोड़ा सा गेम खेला और इसको ऑप्शन में नहीं डाला और आपके चौथा कौन सा डाल दिया? संगीत सार डाल दिया। कौन सा डाल दिया? संगीत सार, जो किसकी रचना नहीं है? आपके महाराणा कुंभा की रचना नहीं है। कौन सी? संगीत सार। बात करें कि संगीत सार से संबंधित आपके लेखक कौन आते हैं? तो ये आते हैं देवर्षि भट्ट ब्रजपाल। कौन से आते हैं? देवर्षि भट्ट ब्रजपाल। और ये आपके जयपुर के शासक थे आपके कौन से? प्रताप सिंह, जिनके दरबार में गंधर्व बाईसी निवास करती थी। कौन सी? गंधर्व बाईसी निवास करती थी। तो उनसे संबंधित आ जाता है आपका कौन सा? संगीत सार। तो प्यारे मित्रों, आशा और उम्मीद करता हूं कि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। और प्यारे मित्रों, जो भी आप पेपर देके आए उन बच्चे, है ना, जितने भी बच्चे, जितने भी विद्यार्थी एग्जाम देके आए, बिल्कुल कतई टेंशन मत लो प्यारे मित्रों, क्योंकि अगर आपने ईमानदारी से मेहनत की है ना तो आपकी मेहनत बेकार नहीं जाने वाले प्यारे मित्रों। और बात करें कि एक जो विद्यार्थी होता है वो एग्जाम हॉल के अंदर खुद ही फील, जब स्वयं एग्जाम देने जाता है मित्रों, तब उसके जो 2-2.5 घंटे, जितने भी समय 3 घंटे जिस प्रकार से निकलते हैं, उस बच्चे की आत्मा जानती है कि वो किस प्रेशर के साथ और किस अपने जीवन किन कठिनाई के साथ, किस संघर्ष के साथ वहां पे एग्जाम हॉल में जाके पेपर देता है। बाहर निकलते तो सब व्यक्ति बोलते कि पेपर बड़ा इजी था, ऐसा था, वैसा था। लेकिन प्यारे मित्रों, जब प्रत्यक्ष रूप से बंदा वहां पे जाके एग्जाम देता है, तब उसका दिमाग किस प्रकार से क्या प्रोसेस करता है वो बंदा ही जानता है। तो मैं सभी मित्रों के लिए भगवान से यही दुआ करूंगा कि सभी प्यारे मित्रों को भगवान इसी वैकेशन के अंदर सफल बनाए और अपने जीवन में सक्सेस करे। तो प्यारे मित्रों, यहां से अपन थोड़ा सा देखेंगे कि जो कृषि पर्यवेक्षक एग्जाम के अंदर हिंदी के क्वेश्चंस किस प्रकार के है। तो बेहद इजी सरल वाले प्रश्न थे मित्रों। तो देखते हैं कि हिंदी के प्रश्न आपके किस प्रकार के रहे थे। तो सबसे पहला प्रश्न अपने को देखने को मिला था कि अंक का अनेकार्थी शब्द नहीं है। प्रश्न क्या था कि अंक का अनेकार्थी शब्द नहीं है। तो आपके पास ऑप्शन थे, ऑप्शन नंबर 1 अक्षर, ऑप्शन नंबर बी गिनती की संख्या, ऑप्शन नंबर सी आंक, ऑप्शन नंबर आपका द कौन सा? गोद। तो यानी अंक का आपका अनेकार्थिक शब्द होता है, अक्षर होता है, गिनती की संख्या होती है, गोद होता है, लेकिन आंक नहीं होता। क्या नहीं होता है? आंक नहीं होता है। इसलिए अंक का अनेकार्थी शब्द नहीं होगा। कौन सा? आपका आंक नहीं होगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से शुद्ध वाक्यों की पहचान कीजिए। प्रश्न कौन सा है कि निम्न में से शुद्ध वाक्यों की पहचान कीजिए। सबसे पहला ऑप्शन आपके पास कि साहित्य और जीवन का घोर संबंध है।
साहित्य और जीवन का घोर संबंध है, तो घोर की जगह आना चाहिए था मित्रों घनिष्ठ। क्या आएगा? घनिष्ठ, यानी आपके साहित्य और जीवन का घनिष्ठ संबंध होता है। ऑप्शन नंबर बी, इस समय आपकी अवस्था 40 वर्ष है। बिल्कुल राइट है भैया ना, इस समय आपकी अवस्था 40 वर्ष है। ऑप्शन नंबर से, मैं जाने की कसरत कर रहा हूं, कि आप जाने के लिए पैर जोड़ो, कसरत नहीं करते हो। कसरत करने के लिए आप जिम के अंदर जाते हो, कहां पे जाते हो? जिम के लिए। तो आपकी एक नेचुरल चीज है कौन सी? जाना आना। तो ये कसरत आपका क्या हो गया? यहाँ पे अशुद्ध हो गया। अगली बात करें कि मैं आप पर श्रद्धा रखता हूं, यानी जैसे अपने इससे बड़े कोई भी है तो अपन उनसे मिलते हैं, उनको बोलते हैं कि मैं आप पर हमेशा क्या रखता हूं? श्रद्धा रखता हूं। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग, जैसे आपके ऑप्शन थे बाद में नीचे, उनके अकॉर्डिंग प्यारे मित्रों आपका जो राइट आंसर हुआ ये कौन सा? यानी ये 4 नंबर का ए बे से द, ये 4 भी आपका क्या हुआ? राइट। अगला है, श्री कृष्ण के अनेकों नाम है, तो अनेकों भाई साहब बहुवचन नहीं कर सकते, क्योंकि आपका जो अनेक शब्द होता है ये अपने आप में क्या होता है? बहुवचन होता है, इसलिए अनेकों करना यहां पे क्या हो गया? गलत। इसलिए आपका इस क्वेश्चन का जो शुद्ध वाक्य है उसमें आपका कौन कौन सा हो जाएगा? जो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका 2 और 4 वाला राइट हो जाएगा, कि इस समय आपकी अवस्था 40 वर्ष है, और कौन सा? मैं आप पर श्रद्धा रखता हूं। चले मित्रों, अगला प्रश्न है, सुमेलित कीजिए। क्या कीजिए? सुमेलित कीजिए। तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 आपका कौन सा? गणेश जी। तो गणेश जी का भाई साहब आपका पर्यायवाची कौन सा मिल जाएगा आपको? विनायक। कौन सा मिल जाएगा? विनायक। अगला है आम, आम का मिल जाएगा सहकार। अगला है इंद्र, इंद्र का मिल जाएगा आपको पर्यायवाची पुरंदर। क्या मिल जाएगा? पुरंदर। अगला गर्दभ, गर्दभ यानी गधा, गर्दभ यानी गधा। और बात करें कि भाई साहब भारत के अंदर सर्वाधिक गधे पाए जाते हैं राजस्थान में। किसमें? राजस्थान में। तो आपका गधे का पर्यायवाची, गर्दभ का पर्यायवाची कौन सा हो जाएगा? वैशाख नंदन। कौन सा हो जाएगा? वैशाख नंदन। अगला प्रश्न है कि पानी पानी होना, क्या होना? पानी पानी होना मुहावरे का क्या अर्थ है? तो इसका राइट आंसर हो गया, पहले जोड़ो, कौन सा? मुहावरे का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 है कि परेशान होना। क्या होना? परेशान होना। ऑप्शन नंबर बी है बहुत लज्जित होना। ऑप्शन नंबर सी है खुश होना। क्या होना? खुश होना। ऑप्शन नंबर डी है बेचैन होना। तो इसका राइट आंसर होगा बहुत लज्जित होना। क्या होना? बहुत लज्जित होना, कि पानी पानी होना मतलब है बहुत लज्जित होना। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न आपका कि सहृदय शब्द का सही विलोम शब्द क्या है? सहृदय यानी हृदय के साथ में, यानी सहृदय। तो इसका विलोम शब्द कौन सा हो गया प्यारे मित्रों? बताओ, क्या आपका कुहृदय होगा? क्या आपका सुहृदय होगा? क्या आपका हृदयहीन होगा? क्या आपका हृदय पूर्ण होगा? क्या? तो इधर देखो कि कुहृदय, कु उपसर्ग का प्रयोग अपन वहां पे करते हैं जो बुरा हो। क्या हो? बिल्कुल बुरा हो, जो अपने लिए स्वार्थ के लिए सोचे, उसके आगे लगाते हैं अपन कु। तो यहाँ पे आपका कुहृदय नहीं होगा। सुहृदय, सु का मतलब होता है अच्छा, यानी जो आपका सहृदय का अर्थ भी क्या होता है? अच्छा हृदय। तो वैसा अब सु का मतलब भी समान हो रहा है, तो यानी सुहृदय भी नहीं होगा। अगला है हृदयहीन, यानी इधर तो किसी को देखकर आपके मन में थोड़ा दया भाव करुणा जग रही है, तो इसका विपरीत क्या होगा? हृदयहीन, यानी आपने किसी भी एक्सीडेंट को देखा, किसी को भी देखा, लेकिन आपके हृदय में कोई भावना नहीं आई, कोई भी दया नहीं आई, तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? यानी सहृदय का बिल्कुल सटीक विलोम शब्द कौन सा? आपके हृदयहीन होगा, जबकि हृदयपूर्ण आपका कोई भी शब्द नहीं होता। ठीक है, यानी हृदयहीन, यानी सहृदय का विलोम होगा हृदयहीन। अगला प्रश्न आपका कि भूतकाल को प्रकट करने वाले वाक्यों की पहचान कीजिए। तो सबसे पहला वाक्य है कि लड़कों ने पुस्तक पढ़ी है। क्या पढ़ी है? पढ़ी है तो मतलब है भाई वर्तमान है। कौन सा? वर्तमान। राम खाता होगा, गाएगी, भविष्य काल। कौन सा? भविष्य काल, यानी राम खाता होगा। अगला प्रश्न है तुमने गाया होगा, तुमने गाया होगा। अगला आपका ऑप्शन कौन सा है? उसने मुरारी को मारा था, यानी जहां पे आपका था थे थी आ जाए, था थे थी आ जाए, वहां पे आपका होगा भूतकाल। कौन सा होगा? भूतकाल। तो बिल्कुल आपका भाई ये तो आंसर होने वाला है। और देख लो ये कौन सा है? वह जा रहा है आ गया, मतलब आपका कौन सा? वर्तमान काल। अब इधर देखो भाई,
ऑप्शन आपके पास थे, ऑप्शन के हिसाब से सारा मामला सेट करना है। तो एक नंबर ऑप्शन पे आपका कौन सा, केवल ए। तो बताओ केवल ए होगा क्या, बिल्कुल गलत है। ऑप्शन नंबर बी है केवल ब, बिल्कुल ब भी क्या होगा, गलत होगा। ऑप्शन नंबर सी है केवल स और द, केवल स और द। ठीक है भाई, थोड़ा विचार करेंगे। ऑप्शन नंबर डी देख लो कि केवल द और यह, केवल द और यह। ठीक है भाई, वह जा रहा, यह तो भाई साहब आपका वर्तमान हो गया। तो इन ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका जो आंसर होगा वो सी होगा। कौन सा, सी होगा, जिसमें आपका ओनली फॉर एक तो कौन सा से कि तुमने गाया होगा, और ऑप्शन नंबर द कौन सा, उसने मुरारी को मारा था। अब भाई जैसे तुमने गाया होगा मतलब गाया होगा यानी भूतकाल में गया होगा, भविष्य में नहीं। कि तुमने, जैसे मैं आपको बोलूं कि आपने गाया होगा मतलब भूतकाल में तो गया होगा, भविष्य में तो कैसे, भविष्य में तो भाई आप गाओगे, या वर्तमान में आप गा रहे हो। तो मतलब यहां पे क्या, तुमने गाया होगा यानी पहले कभी गाया होगा। तो ये किसमें जाएगा, भूतकाल में। और उसने मुरारी को मारा था यानी पहले मारा था मतलब फिक्स है। तो ये दोनों आपके राइट आंसर, यानी आंसर होगा आपका सी, केवल से और द। अगला प्रश्न है कि सही विकल्प का चयन कीजिए, और उसमें डायरेक्ट जो आंसर वाले पे बात कर लेते हैं कि आटे दाल का भाव मालूम होना। क्या होना, कि जब आदमी खुद पैसे कमाने लग जाता है ना, तो उसको क्या होने लग जाता है, आटे दाल का भाव मालूम होना लग जाता है। जब तक माता पिता के पैसों पे अपन ऐश करते हैं, तब तक भाई साहब अपन को किसका, आटे दाल का भाव मालूम नहीं होता है। तो मुहावरा था आपका कौन सा, यानी आटे दाल का भाव मालूम होना, जिसका राइट आंसर क्या होना, वास्तविक स्थिति का पता चलना। क्या चलना, वास्तविक स्थिति का पता चलना। अगला प्रश्न है, सुमेलित कीजिए। क्या कीजिए, सुमेलित कीजिए। तो इधर था आपका कौन सा, कि विलोम शब्द करने हैं भाई, आपको क्या करने, विलोम शब्द। स्वतंत्र का क्या होगा, परतंत्र। क्या होगा, स्वतंत्र का परतंत्र, बिल्कुल राइट। अगला आपका कौन सा, स्वाधीन का पराधीन। पहले मैंने मिलान करके डायरेक्ट सेट करके नहीं लिखे मित्रों, है ना। तो स्वाधीन का क्या होगा, पराधीन। कृतज्ञ का क्या होगा, कृतज्ञ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हिंदी के अंदर कि कृतज्ञ का क्या होता है, विलोम शब्द। कृतज्ञ क्या होता है, कृतज्ञ। क्या होता है, कृतज्ञ। यानी कृतज्ञ का मतलब होता है कि उपकार को मानने वाला। क्या मानने वाला, उपकार को मानने वाला। और कृतज्ञ का मतलब होता है उपकार को नहीं मानने वाला। तो बिल्कुल राइट है। अगला आपका कौन सा, ईमानदार। ईमानदार का होता है बेईमान। कौन सा, बेईमान। ओके, तो यह आपका कौन सा, सुमेलित करके मैंने यहां पे आपके सेट कर दिया था। अगला प्रश्न है कि सुमेलित कीजिए। वापस क्या करना है, सुमेलित कीजिए। तो एक वाक्य के लिए एक शब्द में प्रयोग करना, यानी पूरे वाक्य को आपको एक शब्द के अंदर क्या करना है, समाहित करना है। और जो आपके ऊपर नीचे लिखे हुए थे उनको मैंने सेट करके लिख दिया। तो ऑप्शन नंबर ए कौन सा है, कि जिसका जन्म पहले हुआ हो वो कहलाता है अग्रज। क्या कहलाता है, अग्रज। अब ब है आपका कौन सा, कि जिसकी गिनती पहले हो वो कहलाता है अग्रगण्य। क्या कहलाता है, अग्रगण्य। यानी जिसकी गिनती सबसे पहले हो वो क्या कहलाता है, अग्रगण्य कहलाता। जैसे मैं बात करूं कि कवियों में कालिदास की गिनती सबसे पहले होती है, तो सबसे पहले कालिदास क्या है, अग्रगण्य है भाई। क्या है, अग्रगण्य। अगला ऑप्शन है कि जो पहले दिया जाए वो कहलाता है अग्रिम। क्या कहलाता है, अग्रिम। जैसे मैं बात करूं कि सरकार द्वारा बच्चों को, जो आपके पिछड़े हुए बच्चे हैं, तबके के बच्चे हैं, उनको आगे बढ़ाने के लिए भाई साहब अग्रिम आपकी छात्रवृत्ति राशि क्या की जाती है, प्रदान की जाती है। तो अग्रिम हो गई भाई, क्या हो गई, अग्रिम हो गई, जो पहले दी जाती है। ठीक है, अगला ऑप्शन है तो बिल्कुल राइट है। अगला ऑप्शन है कि जो पहले आगे रहता है। जो पहले क्या, जो सबसे आगे रहता है, तो इसका कौन सा, अग्रणी। जैसे मैं बात करूं कि बच्चों सब लाइन में खड़े हो जाओ, तो जो सबसे पहले आगे खड़ा होगा, सबसे पहले आगे खड़ा होगा वो क्या कहलाएगा, अग्रणी। जैसे लाइन का अग्रणी बालक। ठीक है, तो ये मैं मिलान करके और आपके सेट करके ना आपको बता दिया। अगला प्रश्न है कि खेत रहना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। खेत रहना मतलब कोई व्यक्ति युद्ध करने गया और युद्ध के अंदर मारा गया, शहीद हो गया,
वो क्या कहलाता है? खेत रहना यानी शहीद होना। जैसे कारगिल युद्ध में अपने बहुत सारे सैनिक या कारगिल युद्ध के अंदर अपने बहुत सारे फौजी भाई क्या रह गए थे? खेत रह गए थे, यानी शहीद होना। क्या होना? शहीद होना। तो खेत रहना मुहावरे का बिल्कुल सटीक आंसर क्या होगा आपका अर्थ, यानी शहीद होना। अगला प्रश्न है कि जबानी जमा खर्च, क्या जबानी जमा खर्च, इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो केवल बात करना। क्या करना? केवल बात करना, कि बातें वैसा बढ़ चढ़ के करना कि नहीं वैसे मैं तो ऐसे कर दूंगा ना, वैसे कर दूंगा ना, वो कर दिया ना, वो कर दिया ना, ऐसे कर देंगे। तो बिल्कुल भाई साहब ये जो बातें होती है आपकी, ये बिल्कुल सटीक आंसर क्या होगा? केवल बात करना। क्या करना? केवल बढ़ चढ़ के बात करना, है ना, कि थोता चना बनना। बिल्कुल भाई साहब बजते रहना। क्या करना? बजते रहना। अगला, और यहां से भाई साहब समास के आपके दो प्रश्न देखने को मिले, बेहद शानदार वाले प्रश्न है। सबसे पहला ऑप्शन है यथाशक्ति। कौन सा? यथाशक्ति। तो प्यारे जीवड़ो आज के बाद ध्यान रख लेना कि जहां पे भी आपका यथा बे प्रति, यथा बे प्रति आ, ये जहां जहां पे आपके उपसर्ग मिल जाए सबसे पहले आपके कौन से? यथा, यथा, यथा बे प्रति आ, जहां पे भी आपके ये उपसर्ग शब्द के पहले मिल जाए तो आपको कौन सा समास करना है? अव्ययभाव समास। तो बिल्कुल राइट बात है कि आपका यथा मिल गया तो यथा शीघ्र में किस कौन सा हो जाएगा? अव्ययभाव। इसी प्रकार यथाशक्ति में कौन सा हो जाएगा? अव्ययभाव आपका समास हो जाएगा। ठीक है। अगला है कि मन माना। कौन सा? मन माना। तो जैसे आप मन माना को बोलोगे ना तो आपके मन से एक आवाज निकलेगी, और आवाज निकलेगी मन से माना हुआ। किससे? मन से माना हुआ। तो प्यारे जीवड़ो मन से माना हुआ किसमें आएगा? तत्पुरुष समास में। और आपको पता होगा कि कर्ता ने कर्म को करण से, किससे? करण से। तो मन से माना हुआ कौन सा होगा आपका? करण तत्पुरुष समास। कौन सा होगा? करण तत्पुरुष समास। अगला है दशानन। कौन सा? दशानन, यानी ऐसा शब्द जो न तो अपने पहले शब्द की न दूसरे शब्द की, यानी न तो पहले पद का न दूसरे पद का, जबकि अन्य पद का, यानी न तो पहले अर्थ का न दूसरे अर्थ का, जबकि अन्य अर्थ का बोध करे, वहां पे आपका समास होगा बहुवीर्य। जैसे सभी देवताओं के नाम किसमें जाएंगे? बहुवीर्य समास में। जैसे मैं आपके सामने शब्द बोलूं गजानंद महाराज। कौन से महाराज है? गजानंद महाराज। तो गजानंद का नाम लेते ही आपके दिमाग में सबसे पहले खटकेगा कौन सा? गणेश जी महाराज। कौन से? गणेश जी। जैसे मैं बात करूं कि त्रिनेत्र। कौन से? त्रिनेत्र, यानी तीन है नेत्र जिनके। कौन से? भगवान शंकर। कौन से आएंगे? भगवान शंकर। यानी जो शब्द आपके न तो आपके पहले अर्थ का न दूसरे अर्थ का, जबकि किसी तीसरे अर्थ का क्या दे रहा हो? बिल्कुल अर्थ दे रहा हो, जैसे भगवान वगैरह के सभी नाम किसमें आ जाएंगे? आपके बहुवीर्य समास में। तो आपका कौन सा? दशानन, जिसकी 10 है आनन। आपका कौन सा हो गया भाई? दशानन हो गया रावण। 10 है आनन, यानी 10 सिरों वाला कौन सा? आपका रावण हो गया भाई। कौन सा हो गया? रावण। अगला आपका कौन सा? लेन देन। कौन सा? लेन देन। अब प्यारे जोड़ो यहां से एक छोटी सी ट्रिक ध्यान रख लेना कि जिन भी शब्दों के बीच में ऐसा आपको योजक चिन्ह मिल जाए, जिन दो शब्दों के बीच में आपको ऐसा योजक चिन्ह मिल जाए, वो हमेशा हमेशा 101% आपका समास कौन सा होगा? द्वंद्व समास। कौन सा होगा? द्वंद्व समास। लेकिन प्यारे जीवड़ो एक शर्त है, एक शर्त है। 101% आपके काम करेगा फॉर्मूला, लेकिन एक शर्त है, और शर्त इस प्रकार की आपकी इसमें कि आपका सेम शब्द रिपीट नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? ये जो आपका योजक चिन्ह आ रहा है, अगर ये दो शब्दों को जोड़ रहा है, बीच में अगर आपके जोड़ने के बाद में आपके अगर दो सेम शब्द रिपीट नहीं हो रहे हैं, तब आपका समास कौन सा होगा? द्वंद्व समास। जबकि बात करें कि अगर सेम शब्द आपका रिपीट हो रहा, जैसे मैं बात करूं कि रातों रात। कौन सा? रातों रात, कि बीच में आपका योजक चिन्ह तो आ रहा है, लेकिन शब्द दोनों ही वैसा सेम सेम आ रहे हैं। तो रातों रात, तो रात ही रात में। जैसे आ जाए दिनों दिन, दिनों दिन, तो ये दोनों सेम शब्द आ रहे हैं। यहां पे जो आपका समास होगा प्यारे जीवड़ो, वो कौन सा समास होगा आपका? वो होगा अव्ययभाव समास। कौन सा? यानी सेम अगर शब्द रिपीट हो रहे हैं तो वहां पे आपका अव्ययभाव समास होगा। तो इसमें आपका लेन देन में कौन सा होगा? द्वंद्व समास, क्योंकि सेम रिपीट नहीं हो रहे हैं।
ठीक है, तो ये मैंने आपको सेट करके ना बता दिया। लास्ट वाला समास का एक और प्रश्न है कि लाभ हानि, कौन सा लाभ हानि, अभी मैंने तुमको बताया था कि लाभ हानि दोनों के बीच में योजक चिन्ह आ गया, लेकिन दोनों शब्द अलग अलग है, विपरीत है, तो जहां पे अलग अलग शब्द आ जाए वहां पे कौन सा समास करना है, द्वंद्व समास। बिल्कुल सटीक आंसर आपका। अगला है हाथों हाथ, ये लो भाई आ गया, दोनों शब्द क्या आ गए, सेम आ गए, लेकिन बीच में योजक आ रहा है, तो हाथों हाथ में आपका कौन सा होगा, अव्यय भाव समास। कौन सा होगा, अव्यय भाव समास। लालम लाल, बिल्कुल लाल, उसमें भी कौन सा, अव्यय भाव समास। अगला है चौराहा, कौन सा रहा, चौराहा। द्विगु समास, कौन सा होगा इसमें, द्विगु, और द्विगु का शाब्दिक अर्थ होता आपका कौन सा, दो गायों का समूह। किनका, दो गायों का समूह, यानी जहां पे भी आपकी गिनती आएगी ना भाई, जहां पे भी आपकी गिनती आएगी, तो गिनती जहां पे भी आपको दिखे ना भाई साहब, कौन सा, द्विगु समास। तो चौराहा में यानी चार राहों का समूह, तो कौन सा होगा, द्विगु समास। बिल्कुल राइट। अगला है लेन देन, भाई साहब ये लो वापस आ गया कि बीच में योजक है लेकिन दोनों शब्द अलग अलग है, तो भाई साहब आपका कौन सा, द्वंद्व समास। कौन सा, द्वंद्व समास। तो प्यारे मित्रों, मैंने आपको जानकारी देने की छोटा सा एक प्रयास किया है, और अगर मित्रों आपको जानकारी अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद मित्रों।